Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss class 8th history chapter number 10 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट वाला टॉपिक। सबसे पहले यहाँ पे देख लो, ये फिगर 6 दी हुई है, ये देख रहे हो ना आप। व्हाट इज दिस? दिस इज अ ब्रिज ऑन द महानदी रिवर। जो महानदी है, रिवर है, उस पे उसके ऊपर एक ब्रिज है, कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। ये कंस्ट्रक्ट किया गया, क्यों किया गया? फ्लो ऑफ वाटर को कंट्रोल करने के लिए। ब्रिज एंड डैम्स बिकम द सिंबल ऑफ द डेवलपमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इंडिपेंडेंट इंडिया में ये जो ब्रिज थे और डैम थे, ये सिंबल बन गए थे हमारे डेवलपमेंट का। तो आगे देखेंगे स्टेट्स का मतलब, ये अभी हम देख लेते हैं, फिर शुरू करते हैं, है ना। स्टेट का मतलब क्या होता है? कंसर्न्ड विद द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के साथ रिलेट होता है। नोट दैट यूज्ड इन दिस सेंस द वर्ड डज नॉट रेफर टू द डिफरेंट स्टेट विच आर फाउंड इन द कंट्री। तो ये देखो स्टेट ना, ये यहाँ पे जो वर्ड यूज होगा जो हम पढ़ने वाले हैं, वो पूरी जो होल गवर्नमेंट है उसके लिए ये वर्ड यूज हो रहा है। ये जैसे वो जो आजकल हम बोलते हैं ना, जैसे हमारी अब 28 स्टेट्स हैं, 9 यूनियन टेरिटरी हैं, वो वाली स्टेट्स की बात नहीं हो रही। जो पूरी कंट्री है उसको, कंट्री को स्टेट बोला गया है। तो यहाँ पे ओके। तो फिगर 7 भी आप देख सकते हो, दिस इज फिगर 7। तो ये क्या है यहाँ पे? द वर्क गोइंग ऑन द गांधी सागर बांध। ये जो वर्क चल रहा है गांधी सागर बांध पे। दिस वॉज द फर्स्ट ऑफ द 4 डैम्स बिल्ड ऑन द चंबल रिवर इन मध्य प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन। चंबल नदी पे कौन सा डैम है? कौन सा डैम है भाई? ये है गांधी सागर बंद जो डैम। और ये कहाँ पे है? चंबल रिवर कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश में। और इसको कंप्लीट कब किया गया? 1960 में इस डैम को, गांधी सागर डैम, जो गांधी सागर बंद को कंप्लीट किया गया। कहाँ पे? चंबल रिवर पे। चंबल रिवर कहाँ पे बहती है? मध्य प्रदेश में। कब कंप्लीट किया? 1960 में। तो अब शुरू करती हैं प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट। Lifting India and Indians out of poverty and building a modern technical and industrial base were among the major objective of the new nation। जो हमारा न्यू नेशन बना था उसका मेन मोटिव क्या था? तो वो इंडिया को और इंडियंस को पॉवर्टी से निकालना चाहता है, मॉडर्न टेक्निक्स लेके आना चाहता है, इंडस्ट्रियल बेस वो ऑब्जेक्टिव थे कि वो न्यू लेके आए, न्यू इंडस्ट्रीज लेके आए, टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। 1950 द गवर्नमेंट सेट अप अ प्लानिंग कमीशन टू हैव डिजाइंड एंड एक्सिक्यूट सुटेबल पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो क्या जी, 1950 में जो गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन बनाया, जिसमें उन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई, किसके लिए? इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। 1950 में इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग कमीशन बनाया था। देयर वर अ ब्रॉड एग्रीमेंट ऑन व्हाट वाज कॉल्ड अ मिक्स्ड इन इकोनॉमी मॉडल। तो ये एक ब्रॉड एग्रीमेंट था जिसको मिक्स्ड इकोनॉमी दी गई थी। मिक्स्ड इकोनॉमी के बेस्ड हमारा इंडिया का सारा सिस्टम चलेगा। हियर बोथ द स्टेट एंड द प्राइवेट सेक्टर, स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, और प्राइवेट सेक्टर वुड प्ले इम्पॉर्टेंट एंड complementary role in increasing the production and generating jobs। यानी कि ऐसा नहीं है सिर्फ गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वही नौकरियां देगी, तो गवर्नमेंट भी और जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जॉब्स जनरेट करने में, प्रोडक्शन में और इंक्रीजमेंट में, कोई भी है ना, ग्रोथ करेंगे। ठीक है। व्हाट स्पेशली दीज रोल्स वर टू बी विच इंडस्ट्री शुड बी इनिशिएटेड बाय द स्टेट एंड विच बाय द मार्केट, हाउ टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट रीजन एंड स्टेट। तो ये अब ये इनिशिएटिव तो शुरू कर दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ, स्टेट की तरफ से, मगर बाय विच मार्केट हाउ टू अचीव, मगर इस ये बैलेंस कैसे लेके आना है, ये बहुत डिफिकल्ट स्टेट हो गया, काम हो गया था रीजन और स्टेट्स के बीच में कैसे तालमेल बनाया जाए। वाज टू बी डिफाइंड बाय द प्लानिंग कमीशन। ये किसने किया? ये प्लानिंग कमीशन ने डिफाइंड किया जी, डिफाइंड किया। इन 1956 द सेकेंड 5 ईयर प्लान।
तो 5 ईयर प्लान चलता था। जैसे कि कोई भी सरकार है वो 5 साल के लिए काम करती है, तो ऐसे ही 5 साल के लिए 5 ईयर प्लान चलता था। 1956 में वाज अ फार्मूलेटेड 1956 में 5 ईयर जो प्लान है वो इंट्रोड्यूस किया गया, फार्मूलेट किया गया। दिस फोकस स्ट्रांगली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द हैवी इंडस्ट्री सच एज द स्टील एंड द बिल्डिंग ऑफ द लार्ज डैम्स। तो यहाँ पे इसमें क्या अपनाया गया कि हम डेवलपमेंट करेंगे हैवी इंडस्ट्रीज की, जैसे कि स्टील की, और हम बिल्डिंग बनाएंगे, डैम्स बनाएंगे। दीज सेक्टर्स वुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट्स। ये जो सेक्टर्स होंगे वो किसके कंट्रोल में होंगे? स्टेट के। स्टेट का मतलब बताया था, यहाँ पे स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट के अंडर होंगे। Okay, this focus on the heavy industry and the efforts of the state regulating the economy was to guide economy polity for the next few decades. This approach had many strong supporters. तो इस अप्रोच से बहुत से जो सपोर्ट कर रहे थे, इसको स्ट्रॉन्ग अप्रोच को सपोर्ट मिल रहा था, बट ऑल्सो सम वोकल क्रिटिक्स, मगर क्रिटिक्स भी बहुत थे भाई। Some felt that it had put a inadequate emphasis on agriculture. तो ये बोल रहे थे, बहुत सी ऐसा मानना था उनका, अगर इंडस्ट्रीज के ऊपर ध्यान दोगे तो जो एग्रीकल्चर है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ने वाला है। अदर आर्गू दैट इट हैड अ नेग्लेक्टेड प्राइमरी एजुकेशन। तो वो इससे क्या जी, प्राइमरी एजुकेशन नेग्लेक्ट होएगी। स्टिल अदर बिलीव्ड दैट इट हैड नॉट टेकन अकाउंट ऑफ द इन्वायरमेंट इम्प्लीकेशन ऑफ द इकोनॉमिकल पॉलिसीज एज महात्मा गांधी फॉलोज। मीरा बहन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन थी? मीरा बहन थी। वो लिखती हैं 1949 में, बाय साइंस एंड मशीनरी ही मैनकाइंड मे गेट अ ह्यूज रिटर्न्स फॉर अ टाइम बट अल्टीमेटली विल कम टू डेसोलेशन। We have got to study a nature's balance and develop our life within her laws if we to survive as a physically health and a morally decent species. तो ये क्या बोलती हैं? हाँ जी, मानते हैं कि भाई जो मशीनरी है वो जल्दी काम कर लेती है ह्यूमन के, है ना, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, मगर हमें ये भी स्टडी करना होगा कि हमें नेचर को कैसे बैलेंस करना है। ऐसे बैलेंस करना है कि हम भी हेल्दी रहें और नुकसान भी ना पहुँचे किसी स्पीसीज को। ये कहना था किसका जी? मीरा बहन का। तो ये हम देख चुके हैं। ये अब ये देखते हैं सोर्स 2, नेहरू ऑन द 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान बनाया था ना नेहरू जी ने। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वाज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस के जो जवाहरलाल नेहरू वो बहुत बड़े सपोर्टर थे। ही एक्सप्लेन द ideals and the purpose of planning in the series of the letter he wrote to the chief ministers of the different states। जो अलग अलग स्टेट्स हैं, अब वहाँ पे ये दूसरे राज्यों की बात हो रही है जो उसमें स्टेट्स में, जैसे सीएम को इन्होंने लेटर्स लिखे। इन अ लेटर ऑफ 22 दिसंबर 1952। तो उन्होंने एक लेटर लिखा था 22 दिसंबर 1952 को। वहाँ पे क्या बोलते हैं? बिहाइंड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाइज द कॉन्सेप्शन ऑफ द इंडियाज यूनिटी and of the mightily cooperative efforts of all the people of India. We have to remember always that it is not merely the government machinery that counts in all this, but even more so the enthusiasm and cooperation of the people. Our people must have the sensation of the partnership in a mighty enterprises of being a fellow travelers toward the next goal that they had been set before. The plan may be and has to be based on the calculations of the economists, statisticians and the like, but the figure and the statistics, very important as they are, do not give a life to the scheme. The breath of the life comes in other ways, and it is for us now to make this plan, which is enshrined in a cold print, sometime living, vital and dynamic, which capture the imagination of people। यानी कि 5 ईयर प्लान के बारे में स्टेट्स के जो सीएम हैं उनके बारे में बता रहे हैं, कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे, क्या मतलब ये जो 5 ईयर प्लान है ये मतलब जो इकोनॉमिस्ट हैं, स्टैटिशियंस हैं, उन्होंने तैयार किया है। ये देख लिया था हमने, तो ये भी देख लेते हैं ये क्या है। ये जवाहर नेहरू एट द भिलाई स्टील प्लांट। ये देखो जवाहर नेहरू
जवाहर क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी फॉर दैट, जवाहरलाल नेहरू हैं ये। और ये कहाँ पे है, ये भिलाई स्ट्रीट प्लांट पे हैं। और द भिलाई स्टील प्लांट सेट अप विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन इन 1959। सोवियत यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में नेक्स्ट जो क्लासेस है उसके उसमें पढ़ेंगे। सोवियत यूनियन है वो उन्होंने मदद की थी, हेल्प की थी इंडिया की 1959 में इसको बनाने के लिए। लोकेटेड इन द बैकवर्ड रूरल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़, इट कम्स टू बी सीन एज एन इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। यानी कि ये एक डेवलपमेंट का एक साइन है, यानी कि इंडिया कैसे डेवलप कर रहा है। तो फिगर दिखाऊंगी सबसे पहले मैं, ये फिगर देख तो जवाहरलाल नेहरू एंड कृष्णा मेनन अराइविंग एट द यूनाइटेड स्टेट्स। ये देखो ये कृष्णा मेनन और ये नेहरू हैं, ये कहाँ पे गए हैं, ये यूनाइटेड स्टेट नेशंस में गए हैं। देन कृष्णा मेनन लेड द इंडियन डेलीगेशन टू द यूएन बिटवीन 1952 एंड 1962 आर्ग्यू फॉर द पॉलिसी ऑफ द नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट मतलब क्या है, यानी कि हम पता क्या हुआ था, एक तो ना पूरा वर्ल्ड की अगर हम बात करें, पूरे वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो पूरा वर्ल्ड दो गुटों में बटा हुआ था। एक तो होते सोवियत यूनियन, एक तो यूएसए था, है ना, रशिया, एक तो यूएसए था और एक था सोवियत यूनियन, ना सॉरी फॉर दैट, सोवियत यूनियन, और दूसरा क्या था, सोवियत यूनियन, ठीक है, सोवियत यूनियन। ये दो थे। तो बहुत से जो देश आज़ाद हो रहे थे, कोई तो इसको सपोर्ट करता था, कोई इसको सपोर्ट करता था, कोई इसको कोई इसको। तो इससे क्या हुआ भाई, अब हमारा देश भी आज़ाद हुआ था तो हमने भी दोनों को रिजेक्ट कर दिया, ना हम आपके साथ ना हम आपके साथ, तो भाई हम तो नॉन अलाइनमेंट को सपोर्ट करेंगे। नॉन अलाइनमेंट हम तो किसी के साथ नहीं मतलब ऐड होने वाले, हम हमारे लिए तो दोनों बराबर हुआ, है ना। ये फिगर 10 भी देख सकते हो आप। यहाँ पे देखो, ये देखो हमारे हैं नेहरू जी। लीडर्स ऑफ द एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज मीट एज द बंदुंग इंडोनेशिया। बंदुंग में इंडोनेशिया में 1955 में गए थे नेहरू जी। ओवर 29 न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स participating in this famous conference to discuss how Afro-Asian nations could contribute to the oppose the colonialism and western domination। तो यहाँ पे ये देखो अफ्रीका में गए थे और वहाँ पे देखते हैं बातें करते हैं, कन्वर्सेशन होती है कि कैसे हम जो कलोनलिज्म है और जो ब्रिटिशर को कैसे उनके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, अफ्रीकन और एशियन दोनों। इन सर्च फॉर एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। तो यहाँ पे देखते हैं, इंडिया गेन्ड फ्रीडम सून आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के साथ ही तो इंडिया को भी फ्रीडम मिल जाती है। एट दैट टाइम अ न्यू इंटरनेशनल बॉडी द यूनाइटेड नेशन फॉर्म्ड इन 1945 वाज इट्स फर्स्ट इन इट्स इन्फेंसी मतलब होता है चाइल्डहुड, है ना, बच्चा वाले। ये देखो 1945 में तो भाई वर्ल्ड क्या हुआ जी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुई थी और 1945 में ही बहुत बड़ी एक यूनियन इंटरनेशनल लेवल पे एक यूनियन बनी थी जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन। 1950s and 1960s saw the emergence of the Cold War। 1950 से लेकर 1960 तक का इस पीरियड में कोल्ड वॉर चलता गया। किस किस के बीच में, दैट इज द पावर राइवलरीज एंड द आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, जिसको सोवियत यूनियन भी बोलते हैं। यूएसएसआर का मतलब सोवियत यूनियन भी है। विद बोथ कंट्रीज क्रिएटिंग मिलिट्री अलायंसेस, तो ये दोनों कंट्रीज मिलिट्री अलायंसेस क्रिएट कर रही थी। दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हेन द कॉलोनियल एम्पायर्स वाज कोलैप्सिंग एंड मैनी कंट्रीज वर अटेनिंग इंडिपेंडेंस। तो क्या जी, इससे भी जो ब्रिटिशर थे उनका भी बस अब वो कॉलोनी है उनके हाथ से जा रही है, वो बस कोलैप्स होता जा रहा था। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हु ऑल्सो द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री। तो देखो भी ये भी क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट कौन है जी, ये
फॉरेन मिनिस्टर कौन थे? ये भी जवाहरलाल नेहरू थे। डेवलप्ड अ फ्री इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन द कॉन्टेक्स्ट नॉन अलाइनमेंट फॉर द बेड रॉक ऑफ द फ्रीडम पॉलिसी लेड बाय द स्टेट्समैन फ्रॉम इजिप्ट, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, गाना एंड इंडिया। द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अर्ग्ड कंट्री नॉट टू ज्वाइन आइदर ऑफ द टू मेजर अलायंसेस। बात की थी ना, तो ज़्यादातर लोग जहाँ यूएसए जहाँ यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहे थे, दोनों में से एक को, मगर ये जैसे कंट्रीज हैं इजिप्ट होगा, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, गाना और इंडिया, इन्होंने किसी को भी नहीं सपोर्ट किया, किसी में नहीं उन्होंने मेंबर बने, वो बने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में, ठीक है। और जिसमें वो क्या करती हैं, अर्ग्ड कंट्री नॉट टू ज्वाइन आइदर, तो लोगों को बोलती हैं हम किसी भी जो ये ग्रुप है उसमें ऐड नहीं होंगे, न्यूट्रल रहेंगे, आइसोलेट रहेंगे। द फॉर्मर मीन्स रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर, तो हम ये अलूफ अकेले रहेंगे, आइसोलेट रहेंगे इन वर्ल्ड अफेयर में से। एंड वेयर नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज सच एज इंडिया प्लेड एन एक्टिव रोल इन अ मेडिटिंग बिटवीन अमेरिकन एंड सोवियत अलायंसेस, दे ट्राई टू प्रिवेंट वॉर, तो वो देखो ये वॉर को प्रिवेंट करना चाहते थे, ओके, वॉर को क्या करना चाहते थे, प्रिवेंट करना चाहते थे, ऑफन टेकिंग ए ह्यूमैनिटेरिज्म एंड अ मॉरल स्टैंड अगेंस्ट वॉर। एंड हाउएवर फॉर वन रीजन और द अनदर, एक रीजन या अनदर रीजन के लिए मैनी नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया गॉट इन्वॉल्व इन वॉर्स, तो वॉर्स में इंडिया भी इन्वॉल्व थी। बाय द 1970s a large number of the country had joined the non alignment movement, 1970s में बहुत से कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को ज्वाइन किया, यानी कि किसी भी उसमें ये ऐड नहीं होते। तो वो वीडियो लेंथी हो रही है, ये बस इसको एक और पार्टी बना दूँगी मैं, उसमें कर लेंगे हम द नेशन 60 ईयर ऑन, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जितना पढ़ा है आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।